फाइनली वजीरेक्स ने एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल निकाला है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो हम सभी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर भी अभी मिल चुका है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल तो हम सभी का यही रहा है कि अभी जो कैलकुलेशन के लिए इन्होंने रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर लगाया है, जो लाइव किया इन्होंने, उसके ऊपर जो हमारे एसेट्स दिख रहे हैं वो 100% एसेट्स नहीं है। यानी कि ऑलरेडी पहले इन्होंने हमारा INR लिया, उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया, और अभी क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में से भी कुछ हिस्सा रख लिया। और सबके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या हमारे पूरे के पूरे एसेट्स रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में दिख रहे हैं क्या, इसका भी इन्होंने जवाब दिया है। और कितने % दिख रहे हैं, ये हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है, जो मैं आपके साथ यहाँ हिंदी में शेयर करने वाला हूँ। तो एक्चुअल में यहाँ पे सवाल जवाब तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द ये सारे के सारे कवर करने का, ताकि वीडियो शॉर्ट ही रहे। लेकिन क्रिप्टो की या फिर वजीरेक्स की जितनी भी अपडेट्स आती हैं मैं हमेशा आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। क्योंकि वजीरेक्स के साथ साथ हमारा जो लॉस हो रहा है वो बहुत ही बड़ा हो रहा है। हम सभी ने जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज और INR वजीरेक्स के ऊपर रखे थे वो टोटल लॉस में जा रहे हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हो कि जो क्रिप्टो करेंसीज में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं BTC का प्राइस $97,000 यानी कि $1 लाख क्रॉस करने वाला है। और जो मार्केट कैप है 3.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज का। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा दोबारा पता नहीं होगा या नहीं होगा, कब होगा, ये दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वजीरेक्स के ऊपर जो विजिटर हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो हमेशा मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दिखाता हूँ कि वजीरेक्स के विजिटर कितने हैं। तो अभी विजिटर्स लाखों में चल रहे हैं, यानी कि 1,14,961 विजिटर यहाँ पे मुझे सामने दिखा रहे हैं। यानी कि इतने लोग बार बार इसको विजिट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए क्या हमारे एसेट अभी वापस मिलेंगे नहीं। क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर लगाकर छोड़ दिया, लेकिन वो अमाउंट यूज़ करने लायक नहीं है। तो आइए डिटेल में जाएंगे। अभी वीडियो को पूरा देखते रहना, लाइक ज़रूर कर देना, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। क्योंकि पूरे इंडिया में यही हमारा एक चैनल है जहां पे आपको वजीरेक्स की सबसे पहले और सबसे पूरी ज़्यादा डिटेल में अपडेट मिलने ही वाली है। और मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट्स देता हूं, जो है वॉरफिट ऑफिशियल, जहां पे क्रिप्टो की मैं सारी अपडेट सबसे पहले लाता हूं, ताकि आपको अगर वीडियो ना पहुंचे तो आप कम से कम टेलीग्राम से तो अपडेट रह ही रहें। तो वापस चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं जिनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 0 है। लगभग 3 ऐसी एक्सचेंजेस हैं, या फिर जिनका $1,000 से भी नीचे है। तो उनमें से एक वजीरेक्स भी है, जिसके आप देख सकते हैं कि अभी जो विजिटर्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि सबको उम्मीद बन रही है थोड़ी थोड़ी कि शायद वजीरेक्स हमारा पैसा वापस करने वाला है। तो वजीरेक्स की एक्स के ऊपर आज एक ट्वीट आया, तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो तो इंक्लूड नहीं किए गए, तो वो पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम पूरे आर्टिकल के ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ पे सारी की सारी अपडेट दी गई है, यानी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हम सभी का सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि क्या हमारे पूरे के पूरे टोकन्स यहाँ पे है या नहीं। तो ये तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको भी पता है कि हमारे टोकन्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कि व्हाई डज द क्वांटिटी ऑफ टोकन्स गो अप एंड डाउन एंड इवन व्हेन 52% ऑफ टोकन्स आर एलोकेटेड। यानी कि जो हमें टोकन्स मिल चुके हैं उसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे क्यों जा रही है। लेकिन इसका सिंपल सा आंसर है, हम सभी जानते हैं कि प्राइस तो ऊपर नीचे जाएगा जाएगा, क्योंकि अभी ये करंट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से ये टोकन्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा कि $390 मिलियन का अगर इनके पास अनबैलेंस पोर्टफोलियो है तो वो रीबैलेंसिंग के बाद $390 मिलियन का पोर्टफोलियो ही रहने वाला है, चाहे वो बैलेंस्ड हो जाए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो मार्केट प्राइसेस के हिसाब से होने वाला है। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टोकन्स डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो टोकन्स हैं, नंबर ऑफ टोकन्स हैं वो डिक्रीज होने वाले हैं। लेकिन अगर प्राइस कम होगा तो नंबर ऑफ टोकन्स बढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो वैल्यू वही रहने वाली है। प्राइस बढ़ेगा तो टोकन्स डिक्रीज हो जाएंगे, प्राइस डिक्रीज होगा तो टोकन बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ मुझे लगी, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों ही कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे इसका भी यहाँ पे सवाल पूछा गया कि व्हाई डज रीबैलेंसिंग रिजल्ट इन ए डिफरेंट नंबर ऑफ टोकन्स फॉर माई 52% रिकवरी शेयर। तो 52% का रिकवरी का शेयर ही मिल रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो USD की वैल्यू के बेसिस पर लगाई गई है और ना के नंबर ऑफ टोकन्स के हिसाब से। यानी कि जो भी आपको दिख रहा है वो USD की रिकवरी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कितना अमाउंट बन रहा है। लेकिन अगर सीधा सीधा टोकन्स देखेंगे तो टोकन्स इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो अमाउंट जो देखा जा रहा है, ऐसा मान लो सिंपल भाषा में कि वो स्टेबल कॉइन के बेसिस के हिसाब से आपको अमाउंट मिल रहा है। तो USD में मैच करने के हिसाब से जो 52% का शेयर अभी ये दिखा रहे हैं वो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे टोकन्स या फिर टोकन्स नंबर ऑफ टोकन्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर टोकन प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो क्या है कि हमें ज़्यादा टोकन मिलने वाले हैं, क्योंकि USD की वैल्यू के बेसिस पर ही हमें दिखने वाला है। अब चलते हैं इनके मेन आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे सारे सवाल जवाब दिए गए हैं।
सबसे पहले तो ये है कि रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है क्या चीज़। तो पहले भी आपको बताया था कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इससे हमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक रीस्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट नहीं हो जाती। तो रीस्ट्रक्चरिंग कब जाके इंप्लीमेंट होगी, इसका कोई भी वजीरक्स को भी आइडिया नहीं है। उनके पास जो एक्चुअल में लिक्विड एसेट्स हैं उसके हिसाब से रीबैलेंस करके हमें दिखा रहे हैं कि कितना अमाउंट ये दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देने वाले। चाहे BTC $1 करोड़ तक पहुंच जाए, हमें तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। और जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर मार्केट प्राइसेस हैं, ये हर रोज़ 10 AM IST यानी कि इंडियन टाइम पे ये अपडेट होने वाले हैं। ये अगले सवाल का जवाब है। अब साफ साफ चीज़ जो इन्होंने बोल दी है वो इन्होंने बोला कि ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है और यहाँ पे इनकी कोई भी कमिटमेंट नहीं है। जेटाई का यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लेवल या अमाउंट ऑफ रिकवरी की यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है कि हमें कितना अमाउंट देने वाले हैं। गेन फिर अगला सवाल ये है कि क्या हमें रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो अमाउंट दिख रहा है क्या हमें मिलने वाला है। तो इन्होंने साफ बोला कि वो हमें नहीं मिलने वाला, जेटाई की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है। अब सबका सवाल ये है कि क्या हमारे रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं क्या जो नहीं दिख रहे। तो वजीरक्स का कहना यह है कि यहाँ पे इलिक्विड एसेट्स को कवर नहीं किया गया है, या फिर ऐसे अमाउंट्स जो अभी वजीरक्स प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, या फिर जब तक रिज्यूम नहीं कर लेते अपने ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म के, तब तक यहाँ पे जो अमाउंट नहीं है वो अमाउंट का बैलेंस यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और किस प्राइस पे हमें जो हमारे टोकन्स हैं वापस मिलने वाले हैं, जैसे कि आपके पास इथेरियम होगा, ट्रॉन होगा, या फिर WRX होगा, ऐसे या फिर और अच्छे अच्छे कॉइन्स भी होंगे, तो वो हमें किस प्राइस में मिलने वाले हैं। तो ये इन्होंने बोला कि वो जो एक्चुअल रीबैलेंसिंग है वो फ्यूचर में ही होने वाली है, और अभी जो दिखाया जा रहा है ये सिर्फ दिखावा ही है। अगला सवाल है कि टोकन्स की वैल्यू ऊपर नीचे क्यों जा रही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पहले 2 सवाल वही थे, और रीबैलेंसिंग रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ टोकन्स दिख रहे हैं, उसका भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे व्हाई इज देयर डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर वैल्यू। तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में यहाँ पे जो दिखाई जा रही है वैल्यू, ये क्लेम्स के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है 18 जुलाई को, जो एक्चुअल में टोटल वैल्यू ऑफ वजीरक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टो बैलेंस था। और जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो तो वैसे भी मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट इन्होंने क्लियरली दे दी कि इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क एंड मे रिजल्ट इन लॉसेज। साफ साफ कहना यह है कि यहाँ पे टोटल लॉस भी हो सकता है। अब आप बार बार फिर भी सोच रहे हो कि टोकन्स बढ़ रहे हैं या फिर कभी कम हो रहे हैं, ये डेली बेसिस पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनका बोलना है कि यहाँ पे मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से नंबर ऑफ टोकन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो वजीरक्स के पास जितना लिक्विड अमाउंट पड़ा है USD में, उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स लगाए गए हैं। तो इनफैक्ट अगर नॉर्मल एक्सचेंज होती तो वहाँ पे क्या होता कि टोकन्स उतने ही रहते, उनकी वैल्यू ऊपर नीचे जाती। लेकिन अभी यहाँ पे जो वैल्यू क्रिप्टो की या फिर 52% जो पड़ी है एक्सचेंज के पास, उसके हिसाब से यहाँ पे टोकन ऊपर नीचे जा रहे हैं। बाकी ये कुछ और फैक्टर्स भी इन्होंने गिना दिए, जैसे कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट, रेगुलेटरी न्यूज़, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि हमारे लिए यहाँ पे मायने नहीं रखते और खासकर वजीरक्स के लिए यहाँ पे मायने नहीं रखते। अब एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताई गई है कि क्या हमें USDT मिलेंगे या फिर हमें हमारे टोकन्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो टोकन्स दिख रहे हैं आपको या फिर जो भी वैल्यू दिख रही है वो आपको 2 ही दिख रही हैं, एक USD दिख रहा है और एक INR दिख रहा है। और हमें जो वापस मिलने वाला है वो लिक्विड एसेट्स USD की वैल्यू के हिसाब से हमें टोकन्स मिलने वाले हैं, और जो टोकन्स रहने वाले हैं वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से वो हमें कम या ज़्यादा मिलने वाले हैं। और जब मिलेंगे नहीं ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब मिलेंगे तब जो प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से ही मिलने वाले हैं। अब अगेन वही सवाल है कि हमारे टोकन्स तो ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन हमें दिन बर दिन कम क्यों दिख रहे हैं। इसका आंसर पिछले क्वेश्चंस में भी था कि अगर मार्केट प्राइस टोकन्स का बढ़ेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स कम होने वाले हैं, मार्केट प्राइस कम होगा तो नंबर ऑफ टोकन्स बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आने वाले समय में अगर मार्केट प्राइस कम होता है तो हो सकता है कि हमें टोकन्स ज़्यादा भी मिल जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये कब तक डिले हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिंगापुर कोर्ट के स्केड्यूल के हिसाब से ही होने वाला है, तो इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये अपना जो प्रोसेस है वो तो क्विकली कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है क्या ये इंप्लीमेंट किया जाएगा और कितनी जल्दी कर दिया जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा क्रेडिटर्स के ऊपर। तो इन्होंने बोला है कि 75% क्रेडिटर्स जब अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है या फिर रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद की बात है, तब जाके रीस्ट्रक्चरिंग होगी एक्सचेंज की। और क्या टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसका तो कोई भी नहीं जानता, यानी कि ये अपडेट भी हो सकती है,
आगे पीछे भी हो सकती है, ये तो वज़ीरक्स खुद भी नहीं जानता, सिंगापुर कोर्ट भी नहीं जानता। और हमेशा मेरा भी सवाल रहा है, शायद आपका भी होगा, कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अलग क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त। तो उन्होंने बोला कि स्नैपशॉट्स लिए गए अक्टूबर 24 2024 को, और उसके हिसाब से अभी ये डायनामिकल प्रूफ ऑफ रिजर्व्स बना रहे हैं ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बिल्ड करने के लिए, जो मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और इनका बोलना है कि अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स किस तरीके से ये अलग है, तो कहना तो इनका ये है कि अभी ड्यूअल अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसमें इंटरनल प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का डैशबोर्ड है और थर्ड पार्टी डायनामिक प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का डैशबोर्ड है। लेकिन ये अभी ला रहे हैं, यानी कि पहले होता तो अलग चीज़ थी, लेकिन अभी ला रहे, तो अभी इसका कोई खास फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला। तो कॉइन गब्बर अभी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए रहने वाली है। तो पिछली बार भी कुछ कॉइन गब्बर नहीं कर पाया, तो इस बार भी मुझे नहीं पता कि वो कुछ कर पाएगा। यानी कि एक अच्छा कस्टोडियन भी होना चाहिए और एक अच्छा प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कॉइन गब्बर है वो भी मेरे हिसाब से तो फेल हो चुका है एज ए प्रूफ ऑफ रिजर्व्स शो करने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से प्रूफ ऑफ रिजर्व्स फेक शो होते रहे, तो कोई भी एक्सचेंज आके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखा देगी किसी भी एक ऐसी रैंडम साइट के ऊपर, और अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो हमारा टोटल लॉस इसी तरीके से होने वाला है, जो कि वज़ीरक्स के ऊपर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब COC बनी है, यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी है, तो उनके क्या क्या काम है ये भी यहाँ पे जवाब दिया गया है कि वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को और कंसल्टेटिव रोल निभाते हैं। लेकिन इसका क्या फ़ायदा, ये आप ही मुझे बताओ। और COC की मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो क्रेडिटर्स के साथ, यानी कि हम सभी क्रेडिटर्स के साथ ये शेयर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो COC यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उनका डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर उनका कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है डिसीजन बनाने की। जैसा कि एक्चुअल में जब COC बनाना था तब इन्होंने यही बोला था कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे कुछ लोग चाहिए जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो COC का अगला एक और सवाल है, तो शायद ये मैं यहाँ पे रीड भी नहीं करने वाला, क्योंकि हमें COC से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ओवरऑल यही है जो सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। तो आपके हिसाब से क्या क्लैरिटी मिली है? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो अमाउंट दिख रहा है ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, कब वापस मिलेगा इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। टोकन्स कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ऑलरेडी इन्होंने एक यहाँ पे बता दिया कि ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और वो USD के वैल्यू के बेसिस पर होने वाले हैं। तो मेरा तो खुद का मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ये सारे सवाल जवाब पढ़ के ही ख़राब हो गया। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, हम पूरी डिस्कशन करेंगे, और हो सकता है कि हम इस डिस्कशन को आगे भी लेकर जाएं, ताकि आगे भी पहुंचे, गवर्नमेंट के पास पहुंचे, वज़ीरक्स के पास पहुंचे। ऐसे सवाल जवाब हमारे आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।